हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अर्जित अवकाश नकदीकरण का जो न्यूमेरिकल्स है उसको यहाँ पे देख रहे थे। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, एक न्यूमेरिकल देखा था, उसके बाद हम यहाँ पे दूसरा न्यूमेरिकल देख रहे हैं ना। इस न्यूमेरिकल को देखने के बाद आपकी जो दुविधाएं हैं या फिर जो कष्ट हैं या फिर जो भी शंका है उसका पूरा समाधान हो जाएगा इस वीडियो में, है ना। तो वीडियो को ध्यान देखिएगा, न्यूमेरिकल है ना, इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये बना बना न्यूमेरिकल है, उसी तरह समझने की कोशिश करेगा ना। आप कैलकुलेशन घर में बैठ के कर सकते हैं, है ना। आप सीधा कॉन्सेप्ट समझिए, इसमें कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप फिर इस क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल को आप क्या कर लेंगे, बना लेंगे, है ना। तो अपन देख रहे हैं यहाँ पे अर्जित अवकाश नकदीकरण, है ना। तो देखिए, श्री रमेश का नियुक्ति दिनांक, है ना, मैंने बताया था यहाँ पे नियुक्ति दिनांक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो 17/9/1984 को है। बहुत अच्छी बात है। सेवानिवृत्ति दिनांक कब है यहाँ पे, 28/2/2025 को, ये भी बहुत अच्छी बात है ना। अपने को नियुक्ति दिनांक और यहाँ पे सेवानिवृत्ति दिनांक अपने को पता चल गया, है ना। अब अर्जित अवकाश हेतु शेष कितने दिन है यहाँ पे, 217 दिन है यहाँ पे, है ना। मतलब उसके खाते में अर्जित अवकाश 217 दिन बचा है। चलो, ये भी अपने को पता चल गया। अवकाश, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे अवकाश समर्पण, है ना। अवकाश समर्पण कितना लिया उसने, यहाँ पे 60 दिन लिया। चलो, ये भी अपने को पता चल गया, ये भी क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में अपने काम आएगा, है ना। तो अवकाश नकदीकरण की गणना करें, है ना। कैसे करना है, एकदम आसान है। अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो एक क्वेश्चन बनाना आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे श्री रमेश का अर्जित अवकाश गणना पत्रक, है ना। अर्जित अवकाश क्या बोला मैंने यहाँ पे, गणना पत्रक। कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, तो देखते हैं। नियुक्ति दिनांक कब है उसका, है ना। श्री रमेश का नियुक्ति दिनांक कब है यहाँ पे, 17/9/1984 को, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। उसका सेवानिवृत्ति दिनांक कब है यहाँ पे, है ना, 28/2/2025, है ना। अब मैंने हर बार वीडियो में बोलता है, बीच में एक पेज फंसेगा यहाँ पे, 10/03/1987 का, है ना, 1987 का, है ना। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो नियुक्ति दिनांक से यहाँ पे इसके पहले डेट तक लेना है ना, उसके बाद यहाँ से सेवानिवृत्ति दिनांक तक लेना है। ये दो अपने को जो ईयर है उसको कैलकुलेट करना है। अब देखिए नियुक्ति दिनांक कब है उसका, यहाँ पे नियुक्ति दिनांक से मतलब कहाँ से, 17/9/1984 से, है ना, 9/3, है ना, 10 तारीख के पहले वाली डेट, 10 तारीख पहले डेट कौन सी, जस्ट 9/3/1987। तो नियुक्ति दिनांक से 9/3/1987 तक कुल सेवा अवधि, है ना, कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे, 2 वर्ष 5 माह 24 दिन। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे इसको माइनस करके निकालना है ना। माइनस कैसे करके निकालते हैं पता है ना आपको। इस संख्या को क्या करना है, यहाँ पे एक कम करना है, -1। और अगर फिर भी यहाँ पे घट नहीं रहा है तो यहाँ से उधार लेंगे, कितने दिन लेंगे, 30 दिन लेंगे। तो 30 और 9 कितना हो जाएगा, 39 में से कितना 16 गया, तो कितना हो जाएगा अपने यहाँ पे 23। तो इस टाइप से अपने क्या करना है, यहाँ पे बनाना है। तो कितना आ जाएगा अपने यहाँ पे, 2 वर्ष 5 माह 24 दिन, है ना। 2 वर्ष कितना आ जाएगा, 2 वर्ष 5 माह 24 दिन आ गया। अब देखिए, है ना, ये पहला हो गया, इन दोनों के लिए अपन यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे 10 तारीख से सेवानिवृत्ति तक ले रहे हैं ना, तो ये इन दोनों डेट को लेंगे, तो इसके बीच की सेवा अवधि निकालेंगे। तो 10/3/1987 से स्टेप 4 में हो रहा है ना भाई, यहाँ पे स्टेप याद रखना बहुत जरूरी है इसमें, है ना। 10/3/1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक के, है ना, कितना हो रहा है भाई यहाँ पे, 19/11/37, मतलब 37 वर्ष 11 माह 19 दिन आ गया अपना। चलो भाई, अपने को 2 डेट तो अपने समझ में आ गई, है ना। अपने को कितनी, 2 डेट समझ में आ गई कि इतना इतना हो रहा है ना। नियुक्ति दिनांक से 9/3/1987 तक के, फिर 10/3/1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक के, ये क्रिस्टल क्लियर है अपने को, है ना। अब देखिए कॉलम 3, अब यहाँ पे कॉलम 3 की जरूरत पड़ेगी, है ना। अब देखिए कॉलम 3 में अंकित अवधि हेतु अवकाश समर्पण की पात्रता, मतलब 1 वर्ष में 15 दिन से गुणा करना है। तो कितना दिन हो रहा है भाई यहाँ पे, 2 वर्ष है, तो 2 को नीचे उठा के लाओ यहाँ पे पटको, उसके बाद 15 से गुणा करो तो कितना जाएगा अपना, 30 दिन हो गया। चलो, ये पहले चीज़ आप लोग समझ में आ गई, है ना। उसके बाद यहाँ पे कॉलम 4 में क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सम है, यहाँ पे भी सम है, यहाँ पे भी सम है। तो यहाँ पे जब स्टेप 6 में आएंगे तो कॉलम 4 को पकड़ेंगे। तो कॉलम 4 में क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉलम 4 में अंकित अवधि हेतु, है ना, अवकाश समर्पण की पात्रता, है ना, कितनी हो जाएगी भाई यहाँ पे अवकाश समर्पण की पात्रता। तो यहाँ पे क्या करना है, कॉलम 4 में कितना हो रहा है, 37 वर्ष हो रहा है ना। तो 37 वर्ष को अभी 36 ही मान के चलो, है ना। एक को छोड़ दो, 1 वर्ष को छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 36/2 तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 18। तो 18 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 18 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि प्रति 2 वर्ष में कितना करना है, यहाँ पे 15 दिन से मल्टीप्लाई करना है ना। तो ये हो गया। और पूर्ण वर्ष के लिए कितना, 7 दिन। तो यहाँ पे पूर्ण वर्ष एक बच रहा था, यहाँ पे 37वां वर्ष, है ना। तो यहाँ पे 37वां वर्ष बच रहा था, है ना। तो क्या हो जाएगा अपना भाई, यहाँ पे 37 वर्ष बच रहा था, तो उसके लिए 7 दिन अपन ने क्या किया, यहाँ पे ऐड किया, है ना। एक 37वां वर्ष के लिए कितना, 7 दिन अपने यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो 7 हो गया अपना, है ना। यहाँ पे कितना आ गया अपने यहाँ पे, 7 आ गया, है ना। उसके देखिए आप माह को देखना है ना, माह क्या हो जाएगा, तीसरा और चौथा माह को देखो। चलो, वर्ष का अपने कैलकुलेशन कर लिया, माह को पकड़ो, है ना। तो
5 और 11 है ना, 5 और 11 कितना हो जाएगा, 16 माह हो रहा है। तो 16 माह को आप नहीं से एक साल ही मान के चलो है ना, एक साल ही मान के चलो। तो ये एक साल हो गया, तो 1 गुणा 7 तो 7 मतलब 14 दिन तो और ऐड हो जाएगा ना। तो कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता कितनी हो जाएगी यहाँ पे 30 दिन। 30 दिन हमने ये निकाला था, 30 दिन हमने कौन सा निकाला था, 30 दिन हमने ये निकाला था ना, 1 मिनट यहाँ पे 30 दिन हमने कौन सा निकाला था, 30 दिन हमने ये निकाला था भाई यहाँ पे है ना, 30 दिन ये निकाला था, उसका 270 दिन ये निकाला है ना, उसके बाद देखिए यहाँ पे 14 दिन ये निकला है ना, 14 दिन ये निकला। तो अब क्या करेंगे अपन यहाँ पे इस 30 को जोड़े अपन ने यहाँ पे है ना, 30 को जोड़े फिर 270 को फिर 14 को जोड़ दिए, तो कितना आ गया 314 दिन अपना आ जाएगा ना, 314 दिन अपना आ जाएगा ना, ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया है 8वां नंबर पॉइंट में, सेवा के दौरान लिया गया समर्पण का लाभ है ना, कितना दिन लिए ये भाई समर्पण, यहाँ पे समर्पण लिए यहाँ पे 60 दिन का है ना, 60 दिन का लिए समर्पण है ना। तो अब समर्पण का लाभ आपने ले लिया है पहले, तो इसको माइनस करना पड़ेगा भाई, इसका नकदीकरण हम क्यों करेंगे, आपने समर्पण तो पहले ही ले लिया है ना, समर्पण का लाभ आपने ले लिया है। तो 60 दिन लिया तो 314 माइनस 60 मतलब 214 दिन का नकदीकरण करना पड़ेगा क्या, नहीं, अभी कहानी में ट्विस्ट है। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे 1 है ना। उसका देखिए सेवानिवृत्ति दिनांक को खाते में शेष अर्जित कितना दिया 217 दिन है ना, ये क्वेश्चन में दिया था, ये समीकरण क्या हो जाएगा अपना 2 है ना। उसका देखिए यहाँ पे अधिकतम देय अर्जित अवकाश की पात्रता कितनी 240 दिन, ये अपना क्या हो जाएगा समीकरण 3 है ना, समीकरण 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा कॉलम 9, 10 एवं 11 में जो न्यूनतम होगा वह भुगतान योग्य होगा ना, 9, 10, 11 है ना। तो 254 ये ज़्यादा हो रहा है, 240 से भी ज़्यादा हो रहा है, 217 दिन, तो 217 दिन क्या होगा अपना भुगतान होगा, जो कम रहेगा उसी को देंगे ताकि शासन को ज़्यादा नुकसान ना हो ना, ये हो गया भाई। अब देखिए यहाँ पे अर्जित अवकाश गणना का ये एक फॉर्मेट हो ना। अब अर्जित अवकाश गणना का एक दूसरा क्वेश्चन भी आता है ऐसे लंबा वाला है ना, तो लंबा वाला क्वेश्चन आता है पर ये उससे ज़्यादा ये आसान है ना, तो अपने कठिन वालों को पहले ही अपन निपटा लिया। अब ये सेकंड वाले पोर्शन को अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं। एक शासकीय अधिकारी की अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्ति दिनांक यहाँ कब है, यहाँ पे 28 फरवरी 2022 है ना। टीप क्या बोल रहा है यहाँ पे, यहाँ 3 कॉलम बनते हैं ना, तो विवरण वाला कॉलम को हमेशा बड़ा बनाना है और क्रमांक और गणना वाला कॉलम को हमेशा क्या बनाना है, छोटा बनाना है। ये यहाँ पे बोल रहा है एकदम इसको जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा करो, यहाँ पे टिका देना लास्ट में, और विवरण को एकदम बड़ा रखो ताकि यहाँ पे लिखने में अपने को ज़्यादा जगह मिल जाए है ना। तो ये हो गया भाई। उसके देखिए आप क्या बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार है ना। एक शासकीय अधिकारी की अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्ति दिनांक कब हो रहा है, यहाँ पे 28 फरवरी 2022 को हो रहा है। निम्न विवरण के आधार पर सेवानिवृत्ति दिनांक को उसके अवकाश लेखे की गणना कीजिए और अवकाश शेष बताइए। ठीक है, अवकाश लेखा मतलब 2 अवकाश होंगे ना। देखिए यहाँ पे अर्जित अवकाश होता है, दूसरा होता है अर्धवेतन अवकाश, 2 ही अवकाश की गणना करते हैं, लघुकृत अवकाश की गणना नहीं करते, क्योंकि लघुकृत अवकाश है ना अर्ध अवकाश का ना छोटा भाई है ना। लघुकृत क्या है, अर्ध अवकाश का छोटा भाई है। तो लघुकृत अवकाश में जब कटौती करते हैं तो अर्ध अवकाश की दुगुनी कटौती कर लेते हैं, तो वो लघुकृत अवकाश क्या हो जाता है अपना यहाँ पे है ना, मतलब वो अपना बैलेंस हो जाता है। तो देखते हैं अभी क्वेश्चन बनाएंगे तो और अच्छा समझ में आएगा है ना। ये देखिए तो क्वेश्चन क्या दिया है, दिनांक 1/7/2018 को अधिकारी के अवकाश खाते में शेष अर्जित अवकाश 230 दिन है ना, तथा अर्धवेतनिक अवकाश 120 दिन में बोला। यहाँ पे दोनों दिनांक अपने दिए रहेगा और अपने को 2 चीज़ दिए रहेगी यहाँ पे। 2 चीज़ कौन कौन दिए रहेगी भाई, यहाँ पे 2 चीज़ दिए रहेगी अपने को, यहाँ पे अर्जित अवकाश है ना, और उसके बाद यहाँ पे अर्धवेतन अवकाश। तो ये 2 को ही अपने क्या करना है यहाँ पे सॉल्व आउट करना है ना। ये पहला हो गया और ये दूसरा होगा, इसी को अपने निकालना है। तो अधिकारी द्वारा उपभोग किए गए अवकाश को विवरण निम्नानुसार है ना। अब देखिए यहाँ पे अर्जित अवकाश दे दिया है, कहीं लघुकृत अवकाश दे दिया, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है ना। अर्जित अवकाश को एक साथ रखो, यहाँ पे लघुकृत अवकाश को अलग रखो। तो इसको पहले छाट लो कि कौन सा अर्जित अवकाश है और कौन सा लघुकृत अवकाश है ना। लघुकृत अवकाश मतलब ये अर्धवेतन अवकाश से ही क्या होगा यहाँ पे माइनस होगा, पर डबल माइनस होगा है ना। तो ये हो गया है ना। तो इसको देखना है क्वेश्चन को भी अर्जित अवकाश, अर्धवेतन अवकाश या लघुकृत अवकाश दिया रहेगा, तो उस चीज़ों को अपने क्या करना है समझना है ना। अब देखिए यहाँ पे अर्जित अवकाश है ना, तो अर्जित अवकाश क्या हो जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले तो यहाँ पे अर्जित अवकाश का शेष कितना दिया है यहाँ पे 230 दिन दिया है ना। 230 दिन दिया कब, 1 जुलाई 2018 को शेष दिया। तो सबसे पहले इसको यही लिखना है कि कितने दिन शेष है। अब इससे अपन माइनस जोड़ घटाव जो भी करना करते जाएंगे ना। अपन ने एक यहाँ पे एक पट्टी को पकड़ लिया है, तो पट्टी से हम यहाँ पे जो भी प्लस करना है या माइनस करना है अपन करते जाएंगे। ठीक है, मैंने पहले ही बताया यहाँ पे अर्जित अवकाश सीधा कब जुड़ता है, यहाँ पे 1 जनवरी को जुड़ता है, कितना दिन यहाँ पे 15 दिन जुड़ता है, और 1 जुलाई को कितना जुड़ता है यहाँ पे 15 दिन। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 दिन। टोटल अपने कितना मिलता है 30 दिन मिलता है, पहली बात तो ये। वैसे ही यहाँ पे अर्धवेतन अवकाश जो होता है 1 जनवरी को, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 जनवरी को 10 दिन जुड़ेगा यहाँ पे, और 1 जुलाई को कितना जुड़ेगा यहाँ पे 10 दिन, मतलब ये टोटल 20 दिन मिलता है ना। टोटल कितने दिन मिलता है यहाँ पे 20 दिन मिलता है। ये कौन सा अर्धवेतन अवकाश है ना, अर्धवेतन अवकाश। पर यहाँ पे अर्जित अवकाश का नकदीकरण होता है, किंतु अर्धवेतन अवकाश का नकदीकरण नहीं होता है ना।
और जैसे मान चलिए यहाँ पे लघु के एक होता है लघुकृत अवकाश है ना, तो लघुकृत अवकाश जो रहता है इसका भी नकदीकरण नहीं होता, ये चिकित्सा के आधार पर ही मिलता है। अर्धवेतन अवकाश का छोटा भाई कौन सा है? लघुकृत अवकाश। अर्धवेतन अवकाश छोटा भाई कौन सा है यहाँ पे? लघुकृत अवकाश है ना। तो लघुकृत अवकाश छोटा है अर्धवेतन अवकाश का, तो इसको जब यहाँ पे देखते हैं तो ये चिकित्सा आधार पर मिलता है। जो मेडिकल अवकाश बोलते हैं ना चिकित्सा अवकाश, तो ये वही है लघुकृत अवकाश है ना। इसमें क्या किया जाता है, जो भी अवकाश लोगे आप तो अर्धवेतन अवकाश से दुगुना क्या किया जाएगा, यहाँ पे माइनस किया जाएगा, दुगुना क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा, और इसका लघुकृत अवकाश का समायोजन कर लिया जाएगा। किससे? अर्धवेतन अवकाश ही समायोजन अपन कर लेंगे है ना। तो ये समझ में आ गया भाई अपने को। अब देखते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, दिनांक 1/7/2018 को शेष कितना 230 दिन। चलो भाई ये पकड़ में आ गया अपना है ना। अब हाँ एक चीज़ और बताना था यहाँ पे, लघुकृत ये अर्धवेतन है ना, अर्धवेतन अवकाश में आधा वेतन मिलता है ना, आधा वेतन मिलता है ना, आधा वेतन मिलेगा, नाम से स्पष्ट है। अर्जित अवकाश में पूरा वेतन मिला था ना, अर्जित अवकाश में क्या मिला था? पूरा वेतन मिला था अपने को। अर्धवेतन अवकाश में आधा वेतन मिलेगा, और लघुकृत अवकाश है ना, लघुकृत अवकाश में क्या मिलेगा? पूरा वेतन मिलेगा ना, पूरा वेतन मिलेगा, इसमें पूरा वेतन मिलेगा, पर वही ये कटौती क्या की जाएगी, इसकी डबल की जाएगी, मतलब वही है ना। ये अर्धवेतन अवकाश कटौती की जा रही है, डबल कटौती कर रही है, 2 गुना कटौती कर रहे हैं अपने यहाँ पे, तो इसमें क्या मिलेगा? पूरा वेतन मिलेगा ना। हाँ पर लास्ट में इसकी सीमा रहती है अर्जित अवकाश की जोड़ने की ना। एक चीज़ और पर बता दे रहा पॉइंट यहीं पे, अर्जित अवकाश कितने दिन तक जुड़ता है? 300 दिन तक है ना, और इसका नकदीकरण 240 दिन का होता है, मतलब इसका नकदीकरण कम से कम हो जा रहा है। पर यहाँ पे अर्धवेतन अवकाश है, अर्धवेतन जो अवकाश है इसका जोड़ने की कोई सीमा नहीं है, ये जुड़ते रहेगा, 1000 दिन, 2000 दिन, 5000 दिन जुड़ते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु है ना क्या हो जाएगा, इसकी नकदीकरण भी नहीं होता है ना। जोड़ने कोई सीमा नहीं है पर इसका नकदीकरण नहीं होता। मान लीजिए 2000 दिन हो गया आपका, आप तो उसको देते ही तो सरकार लूट जाएगी यहाँ पे है ना। इसलिए अर्जित अवकाश का नकदीकरण होता है, अर्धवेतन अवकाश का नकदीकरण नहीं होता है। थोड़ा सा हौच-पौच हो गया, मिटा देता हूँ इसको। एक चीज़ और बताना था, एक फ्रेश पेज लेता हूँ यहाँ पे, बता ही देता हूँ अभी लगे हाथ। फ्रेश पेज तो है ही नहीं यहाँ पे, एक मिनट मैं ऊपर जाता हूँ। ये देखिए ना, मैं एक चीज़ और बता रहा था कि ये जो अपना अर्जित अवकाश है ना, अर्जित अवकाश है वो मैं बोला यहाँ पे 1 जनवरी और 1 जुलाई क्या होता है, 15-15 दिन एडअप होता है। पर यहाँ पे जैसे मान चलिए यहाँ पे 1 जनवरी को है ना, 1 जनवरी यहाँ पे मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी यहाँ पे 15 फरवरी को ज्वाइनिंग करता है, कोई भी साल रहे 15 फरवरी को ज्वाइनिंग किया यहाँ पे। अब कैसे करेंगे भाई अर्जित अवकाश की गणना? तो जनवरी में आया कि ये नहीं आया है, फरवरी में आधा आया तो फरवरी में आपको छोड़ो, अब बचा कितना यहाँ पे? फरवरी के बाद यहाँ पे मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो कितना महीना होगा? 4 महीना होगा। तो 4 महीने का 2.5 दिन जोड़ो है ना, 2.5 दिन जोड़ो, यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने यहाँ पे 1/2 है ना, प्लस 1/2 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5×5 = 10, तो इसका 10 दिन जुड़ेगा। जहाँ 15 दिन जुड़ना था यहाँ पे 1 जनवरी को, वो सिर्फ कितना जुड़ेगा? 10 दिन ही जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका यहाँ पे ज्वाइनिंग कब है? 15 फरवरी का है ना, तो 15 फरवरी का तो आप उस जो जिस ज्वाइनिंग किया है उसमें आप जून महीने में इसको जोड़ सकते हो, 10 दिन ऐसा है ना। फिर जुलाई में तो पूरा फुल 15 दिन ही जुड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो अब ड्यूटी इतने ही मैंने किया ना भाई, तो उतने दिन का ही जोड़ेंगे ना अपन, पूरा 6 महीने थोड़ी नहीं जोड़ देंगे। जितने मैंने ड्यूटी किया है उतने दिन का ही जोड़ते हैं। कितना? 2.5 दिन है ना। अब देखिए 15 दिन जो होता है यहाँ पे 6 महीने का, तो 2.5 गुना यहाँ पे 6 महीने का, तो ये 15 ही आता है अपना। समझ में आ रही बात? यहाँ पे 15 ही आता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आगे देखते हैं, अपन क्वेश्चन में थे है ना, ये हो गया है ना। अब देखिए अब देखिए 1/7/2018 कितने दिन थे? तो 230 दिन शेष था। अब क्वेश्चन में आपने क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया यहाँ पे, अर्जित अवकाश दिनांक 3 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2019 तक क्या था यहाँ पे? अर्जित अवकाश पर था। मतलब यहाँ पे इसको लिख लो, पहले इसको मत लिखना, पहले जो अर्जित अवकाश इसको लिख लो। यहाँ पे अर्जित अवकाश इतने दिन था है ना। अब इसका दिन माइनस करके निकालना पड़ेगा, माइनस करने तरीका बता दी मैंने, 16 दिन है ना। तो पहले जो अर्जित अवकाश दिया उसको लिख लो यहाँ पे क्वेश्चन में है ना, बाकी को बाद में गणना करते रहना, थोड़ा दूर दूर जगह छोड़ के लिख लेना। फिर उसके 14 दिन से ये भी क्वेश्चन दिया, इसको भी दूर करके लिख लो यहाँ पे। उसके 11 दिन से इसको भी लिख लो यहाँ पे है ना। और उसके बाद फिर यहाँ पे लास्ट में तो अपना निकल ही जाएगा ना। तो देखिए जो क्वेश्चन दिया था हमने उसको लिख लिया। तो यहाँ पे सबसे पहले 1/7/2018 को अपने पता है 230 दिन है ना। अब देखिए 3/10/2019 को यहाँ पे 18/10/2019 को अर्जित अवकाश लिया कितना? 16 दिन के लिए। ये क्वेश्चन में माइनस करके आप निकाल लोगे इसको है ना। अब यहाँ तक आपको पहुँचना पड़ेगा, तो इसमें बीच में कुछ अर्जित अवकाश जुड़ा भी तो होगा भाई यहाँ पे। तो 7, फिर जुलाई में जाओ यहाँ पे, जुलाई के बाद जनवरी में जाओ, तो 1/1/2019 है ना। मतलब 1 जनवरी 2019 को कितना दिन जुड़ेगा? 15 दिन है ना। फिर यहाँ पे 1 जुलाई 2019 को कितना जुड़ेगा? 15 दिन है ना। तो
15 दिन कितना हो जाएगा 30 दिन, ये जुड़ गया तो जोड़ दो भाई इसको, यहाँ पे जोड़ो, यहाँ पे तो कितना आएगा 260 दिन आ जाएगा, है ना। अब 3/10/2019 से 18/10/2019 तक क्या था, अर्जित अवकाश था कितना दिन, यहाँ पे 16 दिन। तो 16 दिन क्या करो भाई, यहाँ पे माइनस करो यहाँ पे, क्यों, क्योंकि उसने, है ना। अब यहाँ जुलाई तक की क्यों ली यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये 10वां महीना है, वो सेकंड छमाही में आ रहा है ना, तो यहाँ तक के लाने के लिए अपने को यहाँ पे जुलाई तक के लेना पड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे 16 दिन हो गया तो माइनस किया तो 244 दिन आया। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फिर वही चलते रहेगा। अब जुलाई तक लिए थे, जुलाई के बाद फिर जनवरी में आओ, है ना। जुलाई के बाद क्या हो, यहाँ पे लाल पेन से करो, देखना यहाँ पे ये जुलाई में अपना खत्म हुआ था ना, यहाँ पे जो जोड़ रहे थे, फिर जोड़ना चालू करो, यहाँ पे ये जोड़ना चालू किया अपन यहाँ पे 1/1/2020 से 1 जुलाई 2020 तक के, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 दिन, है ना। दो छमाही है ना भाई, तो 30 दिन हो जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा 274 दिन आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे जुलाई तक की क्योंकि यहाँ पे इसको, क्योंकि ये देखो, है ना, जुलाई तक की इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पे 2020 में, है ना 2020 में और 2020 में, क्योंकि 2020 का ही मामला आ रहा है यहाँ पे ना, 2020 का मामला आ रहा है, इसलिए यहाँ जुलाई तक की किए हैं। तो 2020 को आपने क्या कर दिया, यहाँ पे ख़त्म किया, उसके बाद इसको आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, समायोजन करो इसका। तो कितना 13 दिन आया, यहाँ पे 13 दिन माइनस कर दो, उसने अवकाश लिया तो उससे क्या हो जाएगा, कटौती हो जाएगा। फिर 261 दिन आया, फिर यहाँ पे 1/1/2021 का अग्रिम जमा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 दिन, है ना। तो इसको जोड़ दिया 276 दिन आ गया। अब यहाँ पे एक ही क्यों लिए भाई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगला जो है यहाँ पे जनवरी वाला है ना, तो वहीं तक के जाना है। फिर यहाँ पे जुलाई के ले लो, दिक्कत हो जाएगा, जनवरी वाला तो जनवरी वाला के ला के क्या करो, यहाँ पे छोड़ो, है ना। तो यहाँ पे अर्जित अवकाश कितना हो जाएगा 14 दिन, तो 14 दिन माइनस हो जाएगा, 262 दिन बचा। अगेन यहाँ पे 1 जुलाई 2021 को अग्रिम जमा, है ना, कितना 1 छमाही, तो कितना ये फिर 15 दिन जुड़ जाएगा, 270 दिन आ गया। अब यहाँ पे 24/11/2021 से, है ना, अब जुलाई तक के लिए अपन, उससे आगे क्यों नहीं बढ़े, यहाँ पे 2022 क्यों लिए, क्योंकि अगले बार अपने को यहाँ पे 2021 का ही समायोजन करना है भाई यहाँ पे, है ना, तो उसको देख के थोड़ा सा करना है ना। तो वही बोल रहा हूँ, यहाँ पे सबसे पहले अर्जित अवकाश लिख लेना और बीच में डालते जाना फिर वो सब चीज़ों को। तो 24/11/2021 और 4/12/2021, तो इसमें माइनस करें तो 11 दिन आएगा, तो 11 दिन से माइनस आएगा, 266 दिन बचेगा, है ना, 266 दिन बचा। अब यहाँ पे रिटायरमेंट कब हो रहा है, 28 फरवरी 2022 तक को, है ना। तो अपने को कहाँ तक के लेना है, यहाँ पे 1/1/2022 तक के लेना है। तो 1/1/2022 को अग्रिम जमा, है ना, तो 2 माह ही हो रहा है ना भाई यहाँ पे, 1/1/2022, है ना। और फरवरी में रिटायरमेंट हो रहा है, तो जनवरी को लगोगे, फरवरी लगोगे, तो जनवरी और फरवरी को 2.5 दिन जोड़ोगे यहाँ पे, तो 2.5 दिन गुणा 2 तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 दिन यहाँ क्या एडअप हो जाएगा। तो अपना कितना दिन निकलेगा यहाँ पे, 271 दिन। कितना दिन निकलेगा यहाँ पे, 271 दिन, है ना। अब देखिए यहाँ पे अर्धवेतन अवकाश निकालेंगे अपन ना। अर्धवेतन अवकाश मैंने बताया था, ये 10-10 दिन जुड़ता है, 1 जनवरी और 1 जुलाई को 10-10 दिन जुड़ता है ना। तो एक साथ 2018 को कितना हो जाएगा, यहाँ पे 120 दिन एक क्वेश्चन दिया था। अब यहाँ पे एक ही यहाँ पे लघुकृत अवकाश दिया है, लघुकृत अवकाश ही क्वेश्चन दिया है। आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में एक ही अपना क्या दिया है, लघुकृत अवकाश दिया है लास्ट में, लघुकृत अवकाश दिनांक 2 अगस्त 2019 से, है ना, 20 अगस्त 2019 तक के, है ना। तो लघुकृत अवकाश एक ही दिया है यहाँ पे, है ना। तो लघुकृत अवकाश एक दिया है, तो देखिए अपन देखते हैं यहाँ पे लघुकृत अवकाश 2/8/2019 से 20/8/2019 दिया है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना। तो अपने सबसे पहले यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा अगस्त 2019 तक के। तो यहाँ पे एक साथ 2018 ख़त्म हो गया, चलो ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे 1/1/2019 में जाएंगे और 1 जुलाई 2019 में जाएंगे ना। तो 2 छमाही हो रहा है, तो 2 छमाही का 20 दिन जुड़ेगा, 10 गुणा 10 + 10, तो 20 दिन यहाँ जुड़ जाएगा, तो 140 दिन आएगा यहाँ पे ना। अब यहाँ पे 7, है ना, जुलाई में ख़त्म किया अपन, तो यहाँ पे अगस्त, है ना। तो यहाँ पे 2/8/2019 से 20/8/2019 तक कितना हो रहा है यहाँ पे, 19 दिन। तो 19 दिन मतलब गुणा 2, डबल। तो मैंने बोला यहाँ पे लघुकृत अवकाश अर्धवेतन अवकाश का दुगुना माइनस होगा, तो 140 में से 38 गया, पेमेंट फुल मिल रहा है पर दुगुना माइनस होगा ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 102 दिन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पे जुलाई 2019 में ख़त्म किए थे, अब जनवरी 2020 में आना पड़ेगा। जनवरी 2020, फिर जुलाई 2020, फिर जनवरी 2021, फिर जुलाई 2021, फिर 4 × 10, तो 40 दिन हो रहा है यहाँ पे। तो 40 दिन इसमें क्या कर देंगे, यहाँ पे एडअप कर देंगे ना। तो 40 दिन एडअप किए तो कितना हो गया, 142 दिन आ गया, है ना। इतना जुड़ गया, 142 दिन आ गया। अब 1/1/2022 की स्थिति में अग्रिम जमा, है ना, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 माह हो जाएगा, क्योंकि 28 फरवरी रिटायर हो रहा था, यहाँ तक लाना पड़ेगा। तो जनवरी में कितना हो जाएगा, है ना, और अगस्त हो जाएगा, अगस्त हो गया, जनवरी और अगस्त हो गया। तो जनवरी अगस्त हुआ, तो यहाँ पे 2 × 5/3, तो 3.3 है, तो 3 दिन मान सकते हैं अपन। तो 3 दिन इसमें फिर एडअप हो जाएगा, क्योंकि ये वो 145 दिन हो गया। हाँ, पर ये जो 145 दिन लिखा है, इसका पैसा नहीं मिलेगा भैया, है ना। सरकारी कर्मचारी को इसका पैसा नहीं मिलता 145 दिन का। क्यों, क्योंकि ये अर्धवेतन अवकाश है, और अर्धवेतन अवकाश का कभी नकदीकरण नहीं होता। ये जैसे ही सेवानिवृत्त हुआ तो क्या हो जाएगा, लेप्स हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया भाई, है ना।
अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे 5/3 का गुणा क्यों हुआ है ना। ये 5/3 का गुणा क्यों हुआ, इसको समझने की हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोशिश करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे उसमें कितना जुड़ता है, यहाँ पे 15 दिन जुड़ता है ना, किसमें, अर्जित अवकाश में ना। अर्जित अवकाश में 15 दिन जुड़ता है, तो उसका 5/3 करोगे, उसका 5/3 करोगे तो 3 पंचे 15 है ना, 3 पंचे 15, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 25। नहीं, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे, ये ऐसा नहीं, इसका कुछ अलग ट्रिक है, उनको एक मिनट बता रहा हूँ मैं। 5/3 है ना, 5/3, तो देखिए 10 गुणा 5/3 है ना, ये भी नहीं होगा है ना। इसका एक ट्रिक है, 5/3 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं ना, मैं थोड़ा सा इसको रिकॉल कर रहा हूँ अभी, है ना। तो 2 गुणा 5/3 है ना, 5/3 क्यों किए हैं इसको अपन देख रहे हैं ना। तो 5/3 क्यों किए हैं, इसमें अपना एक फार्मूला है, उसको अपन मैं आपको देखता हूँ यहाँ पे, इसका फार्मूला चेक कर लेता हूँ, उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या कर दूँगा, बता दूँगा है ना। तो वीडियो बनाने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको दिन क्या हो, शुभ हो।